It's caught in the crossfire. It's caught in the cross. दोस्तों, जेल तोड़कर भागना या फिर प्रिजन ब्रेक और अब इसे चिकन रन भी कहा जाने लगा है। कमाल की बात यह है कि फिल्मों या वेब सीरीज में जेल तोड़ने की घटना को एक शान माना जाता है। उस सीन को देखना रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन असल जिंदगी की बात करें तो एक भयानक सुरक्षा से लैस जेल को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस दुनिया में कोई सुरक्षा बनाई जाती है तो शातिर दिमाग वाले लोग उसे तोड़ने का इंतजाम पहले ही कर लेते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रिजन ब्रेक या फिर जेल तोड़ने की घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि इस दुनिया में एल्केट्राज जैसा कोई जेल नहीं है जो इतना मशहूर हो। इसकी खासियत भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस बेहद सुरक्षित जेल से भी लोगों ने भागने की कई बार कोशिश करी, लेकिन कोई भी इतना फेमस नहीं हुआ जितना जून 1962 में हुई एक घटना ने इसको मशहूर बनाया। अब जिनको नहीं पता कि एल्केट्राज क्या चीज है और ये इतना मशहूर क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इसे 1934 में बनाया गया था और 1963 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि ये पूरा जेल एक आइलैंड पर बना हुआ है जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के तट से लगभग 3 किलोमीटर समुद्र के बीच में बना हुआ है। अब मान लीजिए कि आप एक समय पर इस जेल की सुरक्षा को तोड़कर भागने में कामयाब भी हो जाएं, तो भी आप खुद को एक नई मुसीबत में पाएंगे। आप किस तरह से 3 किलोमीटर लंबा और गहरा समुद्र पार करेंगे? असल में ये जेल उन कैदियों के लिए बनाई गई थी जो और जेलों में रहकर परेशानी का सबब बन चुके थे। वो कभी वहां गुंडागर्दी करते तो कभी वहां से भाग जाते। इस जेल को बनाकर उनका इलाज किया गया। ये इतना सुरक्षित था कि दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हुडीनी भी इसे तोड़ने में असफल रहे। लेकिन फिर आया फ्रैंक मोरिस नाम का ये कैदी। आज भी ये माना जाता है कि इस आदमी का IQ दुनिया के 2% उच्च कोटि के लोगों के बराबर था। वो कोई आम अपराधी नहीं था, और अगर कोई था जो इस जेल को तोड़कर भाग सकता था तो वो बस फ्रैंक था। सबसे पहले उसने जेल में ही अपने साथी बनाए जिनका नाम जॉन और क्लैरेंस था। उसने तुरता फुर्ती में अपना प्लान बनाया। उसने देखा कि पूरे जेल के बरामदे में एक 3 फुट चौड़ी खिड़की लगी हुई है। महीने बीते और इस समय में फ्रैंक जितनी ज्यादा हो सके ड्रिल्स बिट का इंतजाम कर रहा था। इसके अलावा उसने एक वैक्यूम क्लीनर का भी जुगाड़ कर लिया और इस सामान को मिलाकर उसने एक बहुत अच्छे से चलने वाली एक ड्रिल मशीन बना डाली। पूरे 6 महीने का समय लगाकर फ्रैंक और उसके साथियों ने इस पूरे समय में धातु का सारा सामान इकट्ठा किया। इसके अलावा उस ड्रिल का प्रयोग उन्होंने अपनी सेल की दीवारों को काटने के लिए किया। अब इस पूरे काम में सबसे ज्यादा दिक्कत थी ड्रिल से आने वाली आवाज की, लेकिन मॉरिस काफी शातिर था। वो इसका इंतजाम पहले ही कर चुका था। उस जेल में हर शाम कैदियों के मनोरंजन के लिए पियानो स्पीकर्स में चलाए जाते थे। उसने उसी का फायदा उठाया और बस हर रोज वो अपना काम उसी आवाज के शोर में करता। काम करने के बाद वो हर रोज उस जगह को अपने किसी कपड़े से ढक देता। इसके अलावा वो एक और काम भी कर रहा था। वो अलग अलग चेहरे भी बना रहा था। मतलब जो भी अखबार उसे पढ़ने के लिए दिया जाता वो उसे वापस देने या फेंकने की बजाय इस काम में शामिल करता। और भागने वाली रात तक उसने 4 ऐसे चेहरे बना डाले। इसके अलावा उसने जेल में रहते हुए अधिकारियों के रेनकोट्स को चुरा लिया था और उन्हीं रेनकोट्स को लेकर अपने साथियों के साथ जून 1962 की एक रात वो भाग निकला। अब रेनकोट्स में हवा भरकर उसने पूरे समुद्र को पार किया होगा। अब कोई प्लान इतना भी सटीक नहीं हो सकता, जरूर उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। भागने से पहले उन तीनों ने सोचा कि वो अपने सेल की दीवारों के ऊपर उसी रंग की कोई बोर्ड लगा कर जाएंगे ताकि किसी को इसके बारे में कोई शक ही ना हो। और ये तय हुआ कि सभी इसके लिए ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। भागने से एक रात पहले तक सब कुछ सही था, लेकिन फ्रैंक के पास ग्लू खत्म हो चुकी थी। अब उस दीवार को गीली सीमेंट से उसको चिपकाना पड़ा। अब बजाय वो एक नकली दीवार बनने के, सीमेंट की वजह से वो एक असली दीवार बन चुकी थी। अब उन तीनों को जल्दी से जल्दी इस दीवार को भी तोड़ना था। उनके पास समय नहीं था। सबसे पहले फ्रैंक निकला, उसके बाद जॉन निकला, लेकिन बेचारा क्लैरेंस एलन उसी दीवार में फंस गया और उनको उसके बिना ही भागना पड़ा। वो एलन को पीछे छोड़ गए अपना सारा कांड बताने के लिए। अब मोरिस और उसके साथी के साथ क्या हुआ, पानी को उन्होंने कैसे पार किया, बदकिस्मती से ये हमें आज तक नहीं पता लग पाया। FBI के मुताबिक वो दोनों कैदी कभी किनारे तक पहुंचे ही नहीं, बल्कि बीच समुद्र में ही उनकी जान चली गई। लेकिन आज भी ये अफवाह है कि वो दोनों जिंदा हैं और ब्राजील में कहीं अपनी जिंदगी काट रहे हैं। कोई था जो एल्केट्राज जैसी जेल को तोड़ सकता था, तो वो था सिर्फ फ्रैंक मोरिस। आपको क्या लगता है कि क्या उसने ये काम कर लिया होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगली घटना की। इसके बारे में जानने के बाद आप सच में हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ योशिशिरा तोरी की। इस आदमी के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसे कोई जेल संभाल कर नहीं रख सकती।
कैद में रहने से इस आदमी को जितनी नफरत थी उतनी नफरत आज तक किसी कैदी में नहीं देखी गई। ये जापान का रहने वाला था और एक समय पर इसे लोग जादूगर समझने लगे थे। उस समय पर जापान की जेलों को तोड़ना आसान काम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया और अब उसके भाग जाने के चांसेस बहुत कम हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी यही माना गया कि इसे कोई कैद करके जेल में नहीं रख सकता। योशी को हत्या और चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद उसे आमोरी जेल में रखा गया। लेकिन सजा के सिर्फ 3 सालों बाद ही उसने अपनी हथकड़ी की चाबियां चुरा ली और वहां से भाग निकला। इसके बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया और इस बार अकीटा जेल में उसे रखा गया और माना जा रहा था कि यहाँ से वो कभी नहीं भाग पाएगा। लेकिन जो किसी ने नहीं सोचा था वो यहाँ हुआ। आप देख सकते हैं कि इस जेल के हॉल में ऊपर ऐसा एयर वेंट लगा हुआ था और वो हर रात इसकी कड़ियों पर चढ़कर किसी एक शीशे को बाहर निकालने की कोशिश करता। उसने एक शीशा चुन भी लिया जो बाकी और सभी शीशों से ढीला हो चुका था और फिर फाइनली एक रात वो इस शीशे को हटाकर इस जेल से अपनी आजादी की ओर भाग निकला। 2 बार जेल तोड़ने के बाद भी योशी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उसे अबाशरी जेल में रखा गया। और उस समय दुनिया में माना जाता था कि अबाशरी जेल ही ऐसी जेल है जो अल्काट्राज जैसी खतरनाक सुरक्षा से बनी हुई है। इस जेल में भी सबसे बदनाम कैदियों को ही रखा जाता था, लेकिन नहीं, ये जेल भी योशी को भागने से नहीं रोक पाई। हर सुबह वो अपने सेल के दरवाजे पर उसे नाश्ते में मिलने वाला मिसो सूप गिरा दिया करता था। इस काम से उस दरवाजे का फ्रेम जंग खाकर थोड़ा कमजोर हो गया और फिर 25 अगस्त 1944 का दिन आया। उस दिन विश्व युद्ध की वजह से पूरे देश में ब्लैकआउट चल रहा था। योशी इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने कंधों को अजीब तरीके से मोड़ते हुए वो इस जेल से भाग निकला। इतना सब होने के बाद जापान की सरकार ने अपनी जेलों की सुरक्षा और बढ़ाने की सोची और योशी को दोबारा गिरफ्तार करके सपोरो जेल में रखा गया। और इस जेल में उसके 6 हथियारबंद गार्ड भी मौजूद थे जो 24 घंटे उस पर नजर रख रहे थे। लेकिन वो यहाँ से भी भाग निकला, पर कैसे? यहाँ पर इस जेल के अधिकारियों ने 2 बड़ी गलतियां की। पहली, उन्होंने उसके सेल में इतना काम किया ये सोचकर कि वो यहाँ से ना भाग सके। उन्होंने छत पर तो बढ़िया बढ़िया और मोटे मोटे इंतजाम किए थे, लेकिन फर्श पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, वो अपने से इतने उत्साहित थे कि उन्होंने योशी को हथकड़ियां ही नहीं लगाई। अब उसने फर्श तोड़कर यहाँ से भाग निकलने की सोची और इसी फर्श को खोदकर योशी चौथी बार भी उस जेल से भाग निकला।